कि इस मुल्क के रहनुमा कहाँ थे जब हमारे लोगों को हथकड़ी और बेड़ी लगा के भेजा जा रहा था। क्या ये मुल्क इतना कमजोर हो गया? क्या इस मुल्क की ताकत इतनी कम हो गई? ये वो मुल्क है जहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने बच्चे दीवार पर चढ़ाए, जब पन्ना भाई ने अपनी स्वामी भक्ति के लिए अपनी बेटी को कत्ल करा दिया, बच्चे को मरवा दिया। ये वो मुल्क है जब घास की रोटी खाकर योद्धा लड़े थे अपने स्वाभिमान को, अपने वजह को, अपने देश को बचाने के लिए। उस मुल्क के रहनुमा इतने कमजोर हो गए कि अमेरिका हमारे लोगों को हथकड़ी और बेड़ी लगा के भेज रहा है और हमारे मुंह से आवाज नहीं निकल रही। लेकिन राम सैन पित्रोदा उसने पहली बार बताया कि फोन पे रिजर्वेशन हो सकता है और पूरा हिंदुस्तान हंस रहा था। लेकिन आज हम लोग फोन पे क्या करते हैं तो कोशिश सैन पित्रोदा साहब एक लंबी कहानी है सैन साहब की। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सैन साहब ने पूरी दुनिया में एक ऐसा संगठन खड़ा कर लिया है कि मनोज जी और आप लोग उस संगठन से जुड़े। और सबसे अच्छी बात है कि राजनीति से ज्यादा मोहब्बत का संदेश लेके जुड़े। अब आप भाई जब हम बता रहे थे कि एक बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, प्रोग्राम है कि हर मजहब के लोग इसमें शामिल होंगे, तो मकसद सिर्फ ये होगा कि प्यार का संदेश कैसे फैलाया जाए। तो दुनिया में इस समय पूरी दुनिया को जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो प्यार की है। हम telling you, देखो हम लोग इनको सुनते हैं, खाली सुनना तो एक अलग की बात है, बट इनसे इंस्पायर होना, कुछ भी काम करना, ये जो काम कर रहे हैं इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये पॉलिटिक्स अच्छी है, ये पार्टी अच्छी है। इन्होंने कहा कि आने वाले विजन पे काम करो, विजन बड़ा होना चाहिए, उन्नति होनी चाहिए, पार्टी कोई भी हो। कभी इन्होंने इनको इसीलिए लाइक किया जाता है, कभी इन्होंने ये नहीं कहा कि ये गलत है और वो गलत है, ये सही है। द ओनली थिंग इनके हमें लाइक करते हैं कि विजन इतना बड़ा है कि हम लोग अभी आप आए हो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, हमारा इंडिया, हमारे अगर भारतीय लोग इतने आके ऑस्ट्रेलिया को इतना अच्छा बना सकते हैं तो हम 140 करोड़ इंडिया क्यों नहीं बना सकते। सो दिस इज व्हाट इंस्पायर अस। और आज की डेट में इस चीज़ के हम आपके फैन हैं और ये सीरियसली पहले कभी नहीं मिले। एक फ़ोन पे, एक मैसेज पे, सोशल मीडिया के एक मैसेज पे आज मिले, ये होना चाहिए। हमारे इंडिया में एक छोटा सा मैसेज करो, आदमी वहाँ पे पहुँचे। इंडिया से तो स्पेशल गेस्ट आज आए हुए संजय शर्मा, 4 PM चैनल, इंडिया में वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल। और पीछे जुलाई में रिपोर्ट आई थी, इसमें ये चैनल सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर इस चैनल के हैं, व्यूअरशिप है। तो उसके ओनर फाउंडर बहुत ही निडर पत्रकार इंडिया के, मीडिया पर्सनैलिटी, हमारे बीच में संजय शर्मा। उनके साथ राजीव नारायण शर्मा जो इंडिया के जाने माने एस्ट्रोलॉजर, वो भी आज हमारे साथ। और बहुत ही भाग्य का दिन हमारे लिए, सिडनी में इंडियन डायस्पोरा है, हमारे छोटे से नोटिस पे दोनों को सुनने के लिए आया है, उसके लिए बहुत संजय जी और राजीव जी ऑस्ट्रेलिया में अपने पर्सनल विजिट पे हैं। तो हम सब की तरफ से, डायस्पोरा की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है आपका, और आपकी पत्रकारिता को भी हम सब सल्यूट करते हैं। अब अगर मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा बुके दे के हम आपका स्वागत करना चाहें।
अनएक्सपेक्टेड मेरी ऐसी विजिट, और संजय जी के साथ कोई ऐसा प्लान नहीं था हमारी। मैं पर्सनल, जैसे आप लोगों ने कहा पर्सनल विजिट पर ये क्या प्लेजेंट सरप्राइज है कि मैं और संजय जी दोनों, और किस तरह से आप लोग सारे वीडियो देखते ही होंगे तो धमाका तो करते ही रहते हैं। तो यह धमाका एक साथ ऑस्ट्रेलिया में होगा ये मुझे भी नहीं पता। खैर एनीवे, आप लोग बहुत आए और आप लोग सब लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और एडवांस में मैं आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। वैसे तो आपको पता ही है फ्रीडम का मतलब क्या है। फ्रीडम का जो रियल मायने है वो है केवल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और आपका स्पीच है। हम जब डिफरेंस देखते हैं, देखो वहाँ देखें आप कि अगर आप अपने अब तो जैसे बच्चों ने तो धमाका कर ही दिया हमें जैन जी और जैन अल्फा की बात हो गई। तो जब आप लोगों ने, जैसे जो मेरा विषय है जो मैं बात कर रहा हूँ, तो संजय जी जानते हैं, आप लोग सब प्रोग्राम देख ही रहे थे कि ईश्वर की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, हनुमान जी का भक्त हूँ मैं, तो वही मुझे ज्योतिष में लेकर गया है। ये सारा विद्या उन्हीं का आशीर्वाद है और कुछ नहीं। मैं कभी खुद भी देखता हूँ कि इतना मैं बोल्ड क्यों हूँ, जबकि कोई ऐसा मेरी बेटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इतने सारे लोगों ने, बड़े बड़े IPS ऑफिसर्स ने मुझे कहा कि ये लोग आपको मरवा सकते हैं, ये बड़े खतरनाक हैं। तो मैंने कहा भाई तो थोड़ी सी गणना तो मैं भी अपने बारे में भी करके बैठा हूँ, मुझे कब यहाँ से जाना है, और जब मुझे जाना है तो इनकी जरूरत ही नहीं, तो घर में बाथरूम में पैर मेरा स्लिप हो जाएगा तो कुछ मुझे हो सकता है, और अगर नहीं जाना है तो ये मुझे तोप लगा देंगे, तो तोप ही नहीं चलेगी। तो इस तरह की चीज है। तो ये सब फियरलेस होना है, ये इसको कहा जाता है कि जब आप ट्रुथ पर, आप सत्य में बात जब काम करते हैं तो परमात्मा आपके साथ खड़ा होता है। तो वही मुझे ऐसी पावर महसूस होती है हनुमान जी की। तो हनुमान जी के आशीर्वाद से एक शब्द आप लोगों को सामने कहता हूँ कि मैं भारत ही नहीं, दुनिया का अकेला ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजर हूँ जिसने ये कहा था कि भारत में नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका की तरह जैन जी का आंदोलन होगा। कितने सारे पत्रकार थे दिल्ली में और जो मेरे जानने वाले हैं वो सारे नहीं आ रहे। हम लोग भारतीय लोगों के अंदर कहाँ ऐसा है, तो मोदी ने सब कुछ कंट्रोल कर लिया है, इन्होंने कंट्रोल कर, कोई ताकत नहीं है। तो मैंने कहा यार मेरी तो कैलकुलेशन है, तो मैं तो अपनी हिस्ट्री की तरह बात करूँगा। आपकी सार्वजनिक जीवन में क्या हो रहा है उसको तो मैं नहीं फोकस करता, लेकिन मैं एक कैलकुलेशन, तो हमने संजय जी के साथ 14 सितंबर का प्रोग्राम है, आप देखिए मैं अक्सर बार मैंने इवन आप लोगों को मैं देखा होगा कि मैं जो भी अपनी तैयारी करता हूँ प्रोग्राम की, उसकी कैलकुलेशन और उसके जो कंटेंट को मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो एक ऑन रिकॉर्ड है, एक मुंह से बोलना और उस कंटेंट को शेयर करना, तो आपका डबल श्योर हो गया आप उस चीज, वो आपका कॉन्फिडेंस अपनी विद्या पर भी होना चाहिए और अपने आप पर भी होना चाहिए, तभी आपको निकल जाए। तो वो बार मैंने कम से कम 10 से ज्यादा आपको दिखाया है। 14 सितंबर का मैंने कहा पेपर लीक वर्ड भी यूज किया। तो देखो आज आपके सामने आज मैंने ऑस्ट्रेलिया में आकर एक रील देख रहा था इसकी ध्रुव राठी की। तो ध्रुव राठी ने कहा कि ये मिराकल हो गया। मैं ध्रुव राठी को वर्ड बता रहा हूँ, उस रील को भी 3.5 लाख लोगों ने उसके ध्रुव राठी देना शेयर किया कि ये मिराकल हुआ है जो भारत में कभी सोचा नहीं जा सकता था कि इस तरह का स्टूडेंट मूवमेंट होगा। कि आप सोचें 10 साल के बच्चे अपने स्कूल में ताला लगा करके वहां पर राजस्थान में उस तरह की उसने वीडियो उसमें शेयर किया जो क्लिपिंग्स हैं। तो ये सब क्यों हुआ? तो इसका अर्थ ये है कि ऊपर वाले ने ये डिसाइड कर दिया है कि भारत को दोबारा से फ्रीडम मिलने जा रही है। ये क्योंकि हम लोग आप जानते हैं कि हम लोग एक कॉमन अपनी लाइफ में देखते हैं कि 30 साल के बाद आपकी रिस्ट्रिक्टिंग कैपेसिटी और या जब व्हेन यू आर मैरिड तो आपकी वो रिस्ट्रिक्टिंग कैपेसिटी कम खत्म हो जाती है क्योंकि आप अपनी लाइफ में कुछ और भी रिस्पांसिबिलिटी। तो कौन आपकी इस चीज को रिस्क ले सकता है? यूथ ले सकता है। तो इस देश का यूथ इस समय क्या करेगा भाई? ये हम लोग जो पॉलिटिशियंस हैं, जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो तो सब चीजें जो डे टू डे लाइफ में उसको लेकर के एंटिसिपेट करते हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में आने का एडवांटेज मेरे पास ये रहा कि मैं फोरकास्ट कर सकता हूँ, उसकी प्रेडिक्शन कर सकता हूँ। तो वो आप लोगों को सामने है, तो आप लोग जो आए हैं मैं आपको ये आशीर्वाद के रूप में बता सकता हूँ, आने वाला समय भी बता सकता हूँ कि भैया ये तो मोदी तो है। इतने कम समय में उदास कोई बात हुई
और ठंड 8 बजे रात के दिल्ली में, तो यहाँ पर 20 होने का प्रचलन है। इतने शॉर्ट नोटिस में आप लोग आए, मेरे लिए बड़ा अचंभित करने वाली बात थी कि सरहदें प्यार के लिए कोई मायने नहीं रखती, कोई मौसम, कोई तापमान, कोई दूरी मायने नहीं रखती। और हिंदुस्तान में तो मैंने ये प्यार देखा था और महसूस किया था कि सच बोलने का जज्बा, जान जोखिम में डालने का जज्बा लोगों के दिलों में प्यार पैदा करता है। लेकिन यकीन मानिए, इतने सालों का संघर्ष और आज रात को आप लोगों का साथ मेरे इस हौसले को दुगनी ताकत दे गया कि सरहदों के बाद भी आपका इतना प्यार हो गया। मैंने बस केवल अपने एक दिन शो में कह दिया था कि मैं सिडनी में आया हुआ हूँ। मेरे ऑफिस पे मेल आने लगे, यूट्यूब के नीचे में जो नंबर है उस नंबर पर मैसेज आने लगे कि संजय जी को ये नंबर दे दीजिएगा, बात कर रहे हैं, हमारे भाई हैं, अमीर भाई हैं। सब लोगों ने मुझसे ऐसे ही संपर्क किया, ऑफिस से नंबर लिया और कहा कि मिलना चाहते हैं। तो ये मेरे लिए बड़ी हैरानी वाली बात थी। ये तो मैं देखता था कि 140 मुल्कों में 4PM देखा जा रहा है, लेकिन एक देखना अलग विषय होता है और कोई व्यक्ति उस चैनल को चलाने वाला आए तो उसे इतने आदमी तरीके से मिलना, इतने प्यार से मिलना जैसे कोई अपना भाई, अपना दोस्त, अपना बेटा आया हो, ये बहुत बड़ी बात। और इस बात को मैंने कल रात को 1:30 बजे तक महसूस किया। मैंने आपको परेशान किया रात में, और मेरी आदत कि हम लोग को थोड़ा लेट रखने वाले हैं, कल लेट हो ही गए। तो सर ने बहुत अजीज डिनर पे बुलाया था। मुझे पता नहीं था कि इतने हुनर लोग अब्बास भाई जैसे यहाँ बैठे रहते हैं, कि एक अच्छे शायर, एक अच्छे कवि। फिर मुझे आप लोगों के बारे में पता चला, मनोज भाई के बारे में पता चला, और मुझे लगा कि इस शख्स को मैं दुनिया में बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। प्यार करता हूँ कि कुछ लोग जिंदगी में ऐसे हैं जिनकी प्रेरणा देखे मुझे लगता है कि हर व्यक्ति से कुछ सीखा जा सकता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे रोज कुछ सीखा जाता है। और जब मैं अपना स्टूडेंट लाइफ में था तो जो मेरा आइडियल इंसान था, मुझे अच्छा बड़ा चल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में आया हूँ तो मेरा फोकस है प्रोग्राम इलाज का हुआ। हिंदुस्तान में जब हम बात करते हैं संचार क्रांति की, एक दौर में जब रिजर्वेशन के लिए लंबी लंबी लाइनें लगती थी, कि हिंदुस्तान में शायद ये कमी है कि हम अपने उन जिंदा महापुरुषों को भूल जाते हैं कि जिन्होंने देश की तस्वीर बदली है। उनके नाम सैम पित्रोदा है। रिजर्वेशन की लंबी लंबी लाइनें लगा करके थी। राजीव गांधी जी थे, उन्होंने सैम पित्रोदा साहब से बड़ा बोध करके बुलाया, हिंदुस्तान में अपना सलाहकार बनाया। और मैं जब रिपोर्टिंग लिए गया अमेठी में तो उनके संग के कुछ लोग उन्हें किस्सा बताया कि एक रूम में क्या लगती थी, लोग 8 बजे तक 1 घंटा पहले आकर जाते थे रिजर्वेशन लगाने। एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि एक इतना बड़ा सा हथेली भरकर तुम्हें इंस्ट्रूमेंट मिलेगा और उससे तुम रिजर्वेशन करा लोगे। तो लोग हैरान हुए, हंसे, उन्होंने क्या बेवकूफ बना रहे हैं, लाइन लगते हैं, फॉर्म भरते हैं। लेकिन उसका नाम सैम पित्रोदा था। उसने पहली बार बताया कि फोन पे रिजर्वेशन हो सकता है और पूरा हिंदुस्तान हंस रहा था। लेकिन आज हम लोग फोन पे लेकर करते हैं तो वो शख्स सैम पित्रोदा साहब है। एक लंबी कहानी है सैम साहब की। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सैम साहब ने पूरी दुनिया में एक ऐसा संगठन खड़ा कर लिया है कि मनोज जी और आप सब लोग उस संगठन से जुड़े। और सबसे अच्छी बात है कि राजनीति से ज्यादा मोहब्बत का संदेश लेके जुड़े। अब्बास भाई जब हम बता रहे थे कि एक बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, प्रोग्राम है कि हर मजहब के लोग उसमें शामिल होंगे, और मकसद सिर्फ ये होगा कि प्यार का संदेश कैसे फैलाएं। तो दुनिया में इस समय पूरी दुनिया को जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो प्यार की है। ये तो बहुत देख लिया दुनिया ने, अब बुद्ध की जरूरत है, अब प्यार की जरूरत है। सरहदें हमने बनाई, ईश्वर ने नहीं बनाई। जाति और धर्म हमने बनाए, ईश्वर ने नहीं बनाए। और इन जाति धर्मों को तोड़कर अगर कोई शख्स प्यार की बात कर रहा है, एकता की बात कर रहा है,
तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी, मोहब्बत के दुकान नाम दिया तो लोगों ने मजाक। मैं कोई कांग्रेस का बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं हूँ। 2014 से पहले मेरी फेसबुक देखेंगे आप, तो मैं लगातार कांग्रेस के खिलाफ लिखता था। 2014 सरकार बदली, लिखना वही कलम था क्योंकि मैंने पत्रकारिता में सीखा था, सरकार जो बताती है वो विज्ञापन होता है और सरकार जो छिपाती है वही खबर होती है। पत्रकार का काम ये होता है कि वो सरकार से सवाल पूछे, ये ना कहे कि सरकार आप तो बहुत अच्छी है। सरकार कुछ सपने दिखाती है जनता को कि हम अच्छा काम करेंगे, इसीलिए वो सरकार में आती है, उसकी ड्यूटी है, कोई एहसान नहीं। लेकिन जो सरकार नहीं कर पा रही वो सवाल पूछना पत्रकार का काम होता है। उत्तर प्रदेश में हम 2017 का सवाल पेशावर से पूछे थे और 2017 के बाद हमने योगी आदित्यनाथ से कुछ पूछी, लेकिन आप सब लोग मुझसे सवाल पूछ रहे थे, मुझे लगा एक फोरम है उस पर मुझे अपनी बात कहनी चाहिए और उन भक्तों से मैं जरूर कह दूंगा जो मुझे ट्रोल करेंगे कि मैं मुल्क के बाहर जाके बात कह रहा हूँ। तो मुल्क की सीमाएं उन भक्तों के दिमाग में होती है कि अब इंटरनेट का जमाना है, जो बात में अपने लखनऊ ऑफिस में, मुंबई ऑफिस में बैठ के कहूँ, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में कहूँ, लंदन में कहूँ, अमेरिका में कहूँ, तो एक ही बात होती है और वो सीमाएं नहीं है। मुल्क हमें अपनी जान से ज्यादा प्यारा है, लेकिन मुल्क एक व्यक्ति नहीं होगा, सरकार नहीं होगी। मुल्क हम और आप से और 140 करोड़ से बनता है। सवाल ये है कि कुछ लोगों को ये लगने लगा है कि वो व्यक्ति सरकार नहीं, वो देश है, और यही गलतफहमी इस भारत को कहीं ना कहीं पीछे धके हुई है। मैं कल एक इंडिया में एक जगह थी, उसमें इंडिया का सामान आया था, ब्लॉग बना रहा था, मैं जस्ट इंडिया चैनल बनाया, फिर मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। तो वहाँ पे 2-3-4 नौजवान आए थे, उन्होंने कहा कि आप जर्नलिस्ट हैं। मैंने कहा हाँ, क्या नाम है चैनल का? पहला सवाल ये था कि क्या आपने हिंदुस्तान का स्टूडेंट मूवमेंट कवर किया? मैं चौंका, बेटा हाँ बिल्कुल, और क्या मेरी टीम में क्षितिज और शाहीन, ये दो लोग मेरे रिपोर्ट ने कवर किया। तो उसने कहा कि बहुत सही किया, हम सब लोग यहाँ बहुत दुखी थे, हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हैं, हमें पढ़ने आए हैं, लेकिन पूरी दुनिया के नौजवानों के संपर्क में हैं, और अगर किसी तरह पेपर लीक हो रहा है, नकल की जा रही है, नौकरी होने की बीमारी है, तो गुस्सा है। मैं चौंका कि यह आंदोलन अब भारत का नहीं है, ये आंदोलन व्यवस्था बदलने के लिए पूरे मुल्क में खड़ा हुआ है। कोई गलत नहीं है, चाहे वो जंतर मंतर के छात्र हो, चाहे वो झारखंड के छात्र हो, मांगे जायज है कि हमें पेपर लीक नहीं चाहिए, हमें भ्रष्टाचार नहीं चाहिए, नौकरियों में भाई भतीजावाद नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सचिवालय में नौकरी निकलती है, सारे ब्यूरोक्रेट को, मंत्रियों और विधानसभा के लोगों को मिल जाती है, मामला सरकार में जाती है कि सुप्रीम सीबीआई जांच ना हो जाए, ये सब हो गया। 2017 में मुझे लगता है कि मेरा थोड़ा सा परिचय में पास होगा, आपको बता दूं, मैं हर बार अब फोरम में कहता हूँ, आपको समझ में आए कि हिंदुस्तान में कोई पत्रकारिता करते कैसे है, क्या क्या परेशानियां आती हैं। 2017 में हुकूमत बदली, 6 महीने बाद मुझे मुख्यमंत्री जी के सबसे करीबी अफसर ने बुलाया, मुझे पता था कि वो लाइव में फाइल लेके गए। मुझसे उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री तुमसे बहुत नाराज है। मैंने उनसे पूछा कि मैंने ऐसा क्या कह दिया मुख्यमंत्री उससे नाराज हैं? तो उन्होंने कहा कि अकेले आप हैं जो सरकार के खिलाफ छाप है। और आप जानते हैं कि आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, उत्तर प्रदेश सरकार का तब बजट उन्होंने मीडिया के लिए 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का रखा। यानी मुझ जैसे मीडिया संस्थान, मुझ जैसे मैं इसलिए कह रहा हूं कि सारे मीडिया संस्थानों को ऑर्गेनाइज करने के लिए 1000 करोड़ का बजट था। और ये कोई नेता अपने घर की जमीन बेच के, अपने रिश्तेदारों की जमीन बेच के नहीं करता। हिंदुस्तान के खून पसीने से कमाए हुए टैक्स के पैसे का सरकारी धोखन का सीधा जाता नमूना था। उसे ऑफर दिया जाए कि हर महीने 1 से 1.5 करोड़ रुपए, साल में 10-15 करोड़ रुपए देंगे। आप सर पहला पेज जो है मेरा 4 के नाम से अखबार निकलता है कि सरकार के खिलाफ मत छापिए,
क्योंकि यही कभी राहुल गांधी ट्वीट कर देते हैं, कभी अरविंद केजरीवाल ट्वीट कर देते हैं, माहौल खराब हो। तो मैंने उनको जो फाइल है कि मैंने दिखाया, मैंने कहा देखिए आपसे पहले मैं उस सरकार के आदेश दिए का भी एटलीस्ट छापता था और खिलाफ नहीं था। सरकार से सवाल था कि आप ये गलत है, वो बताना पत्रकारिता का काम है। तो मैंने कहा मैं आपके 10-15 करोड़ रुपए लेके अपने अखबार को बाजार नहीं बनाऊंगा। लोग कहते हैं कि पहले अखबार छप के बिकते थे, अब अखबार बिक के छपते हैं। कम से कम मैं को उस श्रेणी में शामिल नहीं हूँ। मैं मना करके आया। अगले दिन एक दरोगा मेरे ऑफिस में आया और मेरे खिलाफ एक आर्थिक अपराध अनुसंधान, इसको उत्तर प्रदेश में ईओडब्ल्यू कहते हैं, की जांच शुरू की। 6 इंस्पेक्टरों की टीम बनाई गई। ये भारत के लोकतंत्र का क्रूरतम और विपक्ष चेहरा था, जिसका नमूना मैंने देखा हुआ। 6 इंस्पेक्टर 18 जोड़ों में जांच करते रहे। 1 महीने बाद 2 गाड़ी भर के लोग आए और मेरे ऑफिस में हमला हो, मेरा पूरा ऑफिस तोड़ दिया। मैंने फेसबुक पे अपनी बात लिखी और मैं आज उन लोगों को जिन्होंने हमला किया तो सरकार को जैसे मेरे खिलाफ जांच करने की शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उसके लिए जब मुझ पर हमला हुआ तो मुझे लगा अखबार मेरा लखनऊ में जाता है, आवाज दुनिया में जानी चाहिए, तो मैंने यूट्यूब बनाया। आज जो मैं फोरम पे यहाँ खड़ों के बात कर रहा हूँ, मैं उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी का, उनके छात्रकार का धन्यवाद देता हूँ। अगर वो मुझ पर इतना हमला ना करते तो आज मैं ऑस्ट्रेलिया में आप लोगों के बीच खड़ा ना होता, अपनी बात ना करता। उसके कुछ दिनों बाद हमारे यहाँ आपने पढ़ा होगा कि एनकाउंटर होता है, गोली मार दी जाती है। तो एसटीएफ जो है स्पेशल टास्क फोर्स, उनके जो सबसे बड़े अफसर हैं, हम लोगों ने एसटीएफ के खिलाफ एक खबर छापी। हमारी पत्नी नाम का सामने बैठी हैं। 3 दिन बाद मेरे को मेरी पत्नी पे क्रिमिनल डिफॉर्मेशन का मुकदमा कर दिया। मैंने यूट्यूब से कहा कि जो माफिया लड़के हैं वो भी घर की पत्नियों को छोड़ दिया, इनका पत्नी से बात नहीं करते, मुझसे लड़ना तो मुझसे लड़ते, लेकिन पत्नी ने आप लोगों को कर दिया और परफेक्ट का हमसे समझौता कर लो वरना नतीजे बुरे होंगे। हमने पत्नी जरा चलो कुछ दिन जेल में भी रहना होगा तो धीरे धीरे लड़ेंगे। हम दोनों हाई कोर्ट गए, जमानत कराई गए। उसके बाद कुछ ही दिन बाद एक एमपी का इंटरव्यू किया, बुरा लगा। वहाँ पत्रकारों को सरकारी मकान मिलते हैं, इंटरव्यू वायरल हुआ, 100 पुलिस वाला के 24 घंटे में मकान खाली करा दिया। ये क्रम बढ़ता चला गया। उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे थे, अचानक फिर चैनल बंद कर दिया गया। मैं वहाँ डिबेट करता था, जो मोदी मीडिया के चैनल है आज तक थी, इनके डिबेट के नीचे आके क्या होता था कि 5000 लोग देख रहे हैं, 10000 लोग देख रहे हैं, और एक मैंने कोई डिबेट बंद करी तो 6 लाख लोग देख रहे थे। मैं सोचा मेरा चैनल गायब था, मैं समझ गया सरकार ने हैक कर लिया। मैंने यूट्यूब पर लिखा, जवाब नहीं आया। मैंने 4PM ड्यूटी के नाम से नया चैनल बनाया। मेरे वकील बहुत अच्छे मोहम्मद हैदर हैं, उन्होंने ओपन किया यूट्यूब को, और यूट्यूब ने 3 दिन बाद क्षमा मांग के चैनल खोल दिया, तो दूसरा चैनल बन चुका था। आज 4PM ड्यूटी के भी 20 लाख सब्सक्राइबर हैं, उसके लिए भी धन्यवाद सरकार को और हैकर्स को, सरकार को, जिन्होंने मेरा चैनल हैक किया। गुजरात का चुनाव आया, हमने गुजरात की बदहाली का मुद्दा उठाया, इनकम टैक्स का नोटिस आ गया। 10 सालों का हिसाब किताब दीजिए। हमने अपने वकील हैदर साहब को पकड़ाया कि आप संभालो, लड़ो इनकम टैक्स से। हम चले गुजरात, हमने कोर्ट पे गुजरात लॉन्च कर दिया। आज उसके भी 5 लाख ये जितना उत्पीड़न करते रहे, मेरा कारवां आगे बढ़ता रहा। आप सबके प्यार से आज 4PM के 18 चैनल खड़े हो गए हैं। बॉलीवुड पे मैं अलग काम कर रहा हूँ, राज्य के चैनल अलग बन गए। वो सब इसलिए बने कि इनकी जरूरत से ज्यादा कृपा रही। जितनी एजेंसी होती हैं, ईओडब्ल्यू, इनकम टैक्स, सरकार ने ईडी को लिखा, वो सब होते रहे। पुलवामा अटैक हुआ, हमने पूछा कि आतंकी आ कहाँ से हुए, देश के गृह मंत्री कहाँ। सुबह इसमें यूट्यूब से मेल आया कि भारत सरकार ने कहा है कि आप एंटी नेशनल हैं, आपका चैनल बंद किया जाता है, चैनल बंद। मैंने कहा कि मैं मरते मर जाऊंगा, कभी भारत के खिलाफ बोल नहीं सकता। भारत मेरे खून में बहता है, किसी के खून में सिंदूर बहता ना होना बहता हो, लेकिन मेरे पूरे देश के प्रति प्यार बहता है।
कोई जवाब नहीं है। हम दिल्ली गए, कपड़े से बचे घरे लगाया, कहा कि हिमाचल बहुत अच्छा होता है, मेरी फीस इतनी है कि मैं तुम्हारा इंटरव्यू करूंगा। कपिल जी ने इंटरव्यू किया, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने इमीडिएट नोटिस जारी कर दिए। इस वजह से सरकार ने चुपचाप चैनल खोल दिया। छठे दिन जब तारीख थी तो आपने कहा कि हमने अपना आदेश वापस लिया। मैं समझ में नहीं आया कि इन 6 दिनों में मैं एंटी नेशनल था, एक तरह का आतंकवादी का जो भारत के खिलाफ बोल रहा था, 6 दिन में वो आतंकी कैसे खत्म हो गया। मैंने आप कुछ भी करते लेकिन आपको ये नहीं कहना चाहिए था एंटी नेशनल। 15 पाकिस्तान के चैनल बंद किए गए थे, ऑपरेशन सिंदूर में भारत का अकेला बंद किया गया। पूरे देश में ये हो रहा था, पूरी दुनिया में ये हो रहा था कि मैं कितना बड़ा आतंकी हूँ जो पाकिस्तान के 15 चैनलों के संग बंद हो गया। आप सोचिए उस 6 दिनों में मेरी और मेरे परिवार की हालत। माथे पे लेवल चढ़ता हुआ है कि पाकिस्तान के युद्ध में मैं भारत के खिलाफ काम कर रहा था और मैं कह रहा था कि मैं सच्चा देशभक्ति जो सवाल कर रहा है इस मुल्क के 40 करोड़ के लोगों को सवाल करना चाहिए आतंकी घुसे तो कैसे सरकार कहानी सहमति का सवाल का कुछ नहीं चाहिए। चैनल खुला दोपहर के 1 बजे चैनल खोला, रात के 1 बजे में कोई पहुंचा, अगले दिन दोपहर के 1 बजे मैंने फोटो वीडियो लिस्ट लॉन्च करके संदेश दिया, आप मुझे हिंदुस्तान में रोकोगे मैं दुनिया में फैल जाऊंगा। और नमूना मेरा फिर दे दिया कि मैं 2 ही दिन में ऑस्ट्रेलिया तक फैल गया। पानी पत्रकार जो होता है वो पानी होता है, उसके बहाव को रोका नहीं जा सकता। तो जितना करोगे मैं सच के साथ को दूसरा बढ़ता जाऊंगा। इस तरह का सफर बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुंचा जब अमेरिका और ईरान का जंग हुई, फिर चैनल बंद कर दिया गया। हमने सवाल पूछा कि इस मुल्क के रहनुमा कहाँ थे जब हमारे लोगों को हथकड़ी और बेड़ी लगा के भेजा जा रहा था। क्या ये मुल्क इतना कमजोर हो गया? क्या इस मुल्क की ताकत इतनी कम हो गई? ये वो मुल्क है जहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने बच्चे दीवार में चढ़ा, जब पन्ना भाई ने अपनी स्वामी भक्ति के लिए अपने बेटे को कत्ल करा दिया, बच्चे को मरवा दिया। ये वो मुल्क है जब घास की रोटी खाकर योद्धा लड़े थे अपने स्वाभिमान को, अपने मजहब को, अपने देश को बचाने के लिए। उस मुल्क के रहनुमा इतने कमजोर हो गए कि अमेरिका हमारे लोगों को हथकड़ी और बेड़ी लगा के भेज रहा है और हमारे मुंह से आवाज नहीं निकल रही। कहां चला गया वो छप्पा इंच का टीका? कहां चला गया वो मुल्क का रहनुमा जो अमेरिका के प्रधानमंत्री को तो लाइन नहीं लिख सकता कि तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी कि 140 करोड़ के मुल्क का तुमने अपमान किया, हमारे लोगों को हथकड़ी बेड़ी लगाई थी। और सा गलत सवाल था, लेकिन फिर चैनल बंद कर दिया गया कि आप भारत के खिलाफ हो। फिर हम हाई कोर्ट गए, फिर चैनल खुला। बॉलीवुड का मुझे शौक है, थिएटर करता हूँ, करता था स्टूडेंट लाइफ में। बॉलीवुड में आया, मुंबई में ऑफिस बोला, एक मूवी बनाई, बहुत सुंदर लव स्टोरी बनाई, साहिरा नाम है पिक्चर, ऐसे एचआई बाई है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जब मूवी रिलीज हो तो उसकी वजह शो करिएगा, मैं भी आऊंगा। सेंसर बोर्ड ने एक बहुत खूबसूरत लव स्टोरी सेंसर बोर्ड ने पिक्चर बोली। उस बोर्ड ने कि हम इस पर प्रूव किया था, या हमारा मुझे पता था कि मेरा नाम सोफिया इतना प्यारा है कि आप उसको प्रूव नहीं कराएंगे, रणवीर कपूर ने भेज दिया। यानी एक चैनल इतना बड़ा सरकार को हो जाए, सरकार को खन्ना लगे, तो मुझे लगता है कि मैं सही पत्रकार कर रहा हूँ, कम से कम बोली नहीं। इन सब का नतीजा हुआ कि 4 साल हो गए, पूरे देश में फोरम लगातार नंबर 1 है। 1 करोड़ व्यू लगभग रोज चैनल के आते हैं। सोचिए कितनी बड़ी ताकत है। 1 करोड़ व्यू किसी चैनल का आ जाना, देश के बड़े बड़े मीडिया हाउस 10 लाख व्यू की लेकर रखते हैं। और केवल ये हो पाया कि आज मैंने आपके चेहरे पे ये पढ़ा है कि जब कोई पत्रकार सच की राह पर चलता है तो पूरे दुनिया उसके साथ होती है। और यही मेरी ताकत है, कोई दूसरी पूछे नहीं। लोग से पूछे तो डर नहीं लगता, कल ये बात भाई कह रहे मैं कहता हूँ कि मैं आदमी से क्या चुकूं। एक ताकत है जो सबको ताकत देती है, तो फैसला वही करेगी, तो मुझे क्या चुकूं। राजीव जी ने हमको नाम पर तुम इधर से दोस्त में जाते हैं लोगों ने बताया, लेकिन उनका गुनाह पूरी दुनिया में इतना पॉपुलर है, अगर मैं ना करूं तो अगले संडे को हुआ राजीव जी का से। तो ये एक यात्रा है, अनवर यात्रा है। बहुत छोटे छोटे बाइक से उठ के आया था,
पूरी दुनिया में 140 मुल्क के लोग अगर राष्ट्रपति पीएम को देख रहे हैं, 1 करोड़ व्यू हो जा रहे हैं, 18 चैनल बन गए। बॉलीवुड में जिससे मिल रहा हूँ वो चैनल को जानते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे लगता है रास्ता कठिन हो सकता है, असंभव नहीं हो सकता। राहुल गांधी को पप्पू कहने के लिए सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च कर दिया है, उनके बयानों को तोड़ मरोड़ के चलाए। बड़े बड़े मीडिया हाउस, सुरेश शर्मा, सुधीर चौधरी, रजनाओं, कश्यप, कल्याण जैसे कलम के चेहरे इस आदमी को पप्पू छुट्टा जाने कैसे करे। मुझे हैरानी होती है, रिएक्ट नहीं करता वो बंदा। मुझे लगता है राजनीति आती नहीं है राहुल गांधी को, रिएक्ट क्यों नहीं करती है। फिर एक दिन उसने कहा कि मुझे बोलना नहीं है, मुझे अपने कलम से साबित करना है। और जब कड़कड़ाती ठंड में टी-शर्ट पहने हुए नौजवान कन्याकुमारी से कश्मीर तक मोहब्बत की दुकान के लोगों के साथ चला, तो लगा कि यह देश के बदलाव की एक नई दिशा है। और बड़े बड़े वादे अब 3 बार 400 पार के हजारों करोड़ खर्च करके स्लोगन नोएडा के एंकर का डांस एक तरफ रह गया। और इस तरह की राजनीति करने वालों ने विश्व गुरु को पूर्ण बहुमत की सरकार से रोक दिया। अब की बार मोदी सरकार कहने वाले अब की बार एनडीए सरकार कहने लगे। और जैन जी के आंदोलन ने घमंड खत्म कर दिया, अहंकार तोड़ दिया और उस धारणा को मजबूत किया कि ईश्वर का, खुदा का यीशु का, सबका भगवान का एक भोजन है व्यक्ति का घमंड। जिन बुतों में खुदा की बू आ जाती है वो बुत तोड़ दिए जाते हैं। तो इस नौजवानों ने, भारत के नौजवानों की अंगड़ाई ने घमंड तोड़ा है। मैं अच्छा मुझे लगा कि मैं आप में से जितने मेरी बात हुई वो सब हिंदुस्तान को बहुत प्यार करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में रहकर भी उनके नसों में, उनके जज्बे में हिंदुस्तान धड़कता है। वो हिंदुस्तान की तरक्की चाहते हैं, हिंदुस्तान की मोहब्बत का पैगाम दुनिया में फैलाना चाहते हैं। और हम सबके दिल और जहन में हिंदुस्तान है, लेकिन वो हिंदुस्तान है जहाँ पे रहने वाले 140 करोड़ के लोग एक रहें। दिवाली मुसलमानों के घर में मिले और ईद पे से वजह हिंदुओं के घर में बसे। ये किस्सा और याद आता है, मीना कुमार की शादी होकर अमरवा गई, मुस्लिम परिवार में शादी हुई, कमाल अबोई था से एक बेटा था। ये मैं इसलिए किस्सा सुना रहा हूं, हिंदुस्तान की तस्वीर, हिंदुस्तान की आत्मा है। वहां पे बेटे को कुरान पढ़ाना, ये वो कि अमरवा में कुरान कौन पढ़ेगा, तो वो कि पंडित जी हैं शास्त्री जी, वो कुरान पढ़ा। मीना कुमार जी अच्छा है कि शास्त्री जी कुरान पढ़ाते हैं। बुलाया गया, मीना कुमार जी ने कहा मुझे अपने बेटे को कुरान पढ़वानी है, बोलना तो शुरू कर दूंगा। मीना कुमार जी का फीस कितनी, तो जो लैंड उन्होंने कही वो लैंड इस मुल्क की आत्मा की। उन्होंने कहा कुरान पढ़ाने की फीस कैसे, जब उर्दू पढ़ाएंगे तो फीस दे। मैं बदायूं से आता हूँ, शरीर बदायूं ही जैसा शायर लिखता है, मम तड़पत हरी दशम को आज, राधिका नाची थी, पांचों भक्त का नमाजी मोहम्मद की गीतों को काटा है। ये हिंदुस्तान की तहजीब थी। और मेरा दावा है, मेरा वादा है कि कोई भी घमंडी इंसान, कोई भी नफरत की दीवार हिंदुस्तान की इस गंगा जमुनी तहजीब को खत्म नहीं कर सकता। हिंदुस्तान दिलों में धड़कता है। हर दुनिया का हर सूरज, जितनी रोशनी हिंदू को देखा है उतनी मुसलमान को देखा है। समुद्र का पानी सबके लिए बराबर है, हम सबका खून जैसा है। मुझे अच्छा है कि आप लोग यहाँ पे कम से कम इस मंच के जरिए जितने लोग जुड़े हैं वो सब मोहब्बत का पैगाम फैला रहे हैं। और मैं एक बार दिल से आपको बहुत आभारी हूँ। आपने आज ये इतने कम समय में यहाँ आके मेरे विश्वास को और पुख्ता कर दिया कि मैं तमाम परेशानियों के बावजूद, तमाम एजेंसियों के निशाने के बावजूद, हर पल ये डर के बावजूद कि मुझे मार दिया जाएगा, मेरे का जांच कर दी जाएगी, मैं जिस रास्ते पे था ऑस्ट्रेलिया का आप लोगों ने आ जाके ये साबित कर दिया वो रास्ता सही था। और मुझे इसी रास्ते पे आगे भी चलना है। आप प्यार में रखिएगा, मैं काम करता हूँ। जय हिंद, शुक्रिया। जी बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि आप लोग अगर भारत के लोकतंत्र, भारत की मीडिया में
क्योंकि आप लोग बहुत जागरूक लोग हैं, बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे, और एक पत्रकार जो होता है वो समाज की कई सारे लाइनों में काम करता है, सड़क पे काम करता है, लोगों के बीच में करता है। तो मैं अगर कुछ बता पाया आप लोगों को तो मैं थोड़ा बताइए और बताइए। आप गुजरात से आते हैं, नाम तो परिचय के साथ बताइए, कुछ ही अल्पेश कुमार, जी क्या अल्पेश कुमार गुजरात। विदेश तक चैनल चालू करना, 4 तक है ना, ऐसे विदेश तक। जिस वजह से ये तिलस्मा खड़ा हुआ ना, जी जी, उसी का सहारा लेना चाहिए मेरे हिसाब से। कैसे? आप वहाँ एक प्रोग्राम बनाओ, यहाँ से हमारे जैसे लोग जुड़ेंगे, बताएंगे कि क्या असलियत है हर चीज की। सही बता रहा हूँ। बिल्कुल सही सुझाव है आपका। आप चाहते हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया में आए जहाँ पे आप लोगों से संवाद करें और दुनिया कैसा देखती है, दुनिया के बाहर भारत को कैसा देखा जाता है ये पढ़े, तो मैं आपका सुझाव स्वीकार करता हूँ। आप वहाँ से ही करो। हाँ, यहाँ के लोगों को जोड़ के दो। अच्छा सुझाव है, करते हैं। हम एक काम करते हैं, एक प्रोग्राम शुरू करते हैं और महीने में 3 या 4 बार एक व्यक्ति से हम आधे घंटे का शो करेंगे, है ना। वो तो उससे सभी लोग जुड़ते रहेंगे, जितने लोग हफ्ते में 2 बार भी कर सकते हैं। बड़े सारे ऐसे टॉपिक हैं हाँ। जो हम बता सकते हैं। हाँ। लोग जो कंपैरिजन करते रहते हैं ना, हाँ, ठीक है। कि आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात अब है। यहाँ जब ये आके गए हमारे साथ, जी, माहौल जी। और खराब हो चुका है यहाँ पे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा। यहाँ का माहौल भी खराब हो चुका है। अच्छा, ये लोग कहाँ है बताओ। लिटरली यहाँ पे सबसे हेटेड कम्युनिटी हमारी है। अच्छा, सबसे हेटेड इंडियन कम्युनिटी। कुछ लोग किसी को भी आज लास्ट 1 साल में जो बदल चुका है माहौल, वो मैंने कितनी कंप्लेंट करी है यहाँ पे, होम मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को, सब डाल के रखा हुआ है। इंडियन का मतलब ये भी सोशल मीडिया में, हाँ, जैसे मैं किसी को कल परसों चीफ मिनिस्टर को बता रहा था कि दिस हैज स्टार्टेड इन गुजरात लाइक एजी सपोर्ट अगेंस्ट मुस्लिम, चालू हुआ धीरे धीरे। हाँ, पहले था ये खाली बातों में, फिर आया सोशल मीडिया पे, फिर रोड पे आ गया। सेम यहाँ पे भी अभी पूरा Sure. एंटी इंडियन सेंटीमेंट्स। अगर कोई यहाँ का एमपी, हाँ, इवन यहाँ का प्राइम मिनिस्टर भी कुछ लिखता है, हमारे लोगों के साथ कोई फोटो आती है या तो कुछ अच्छा लिखता है हमारे लोगों के बारे में, तो उसकी पूरी की पूरी ट्रोलिंग हो जाती है। हाँ, उनका और बहुत खतरनाक ट्रोलिंग हो रही है, बहुत खतरनाक। हाँ, नई सरकार आने वाली है या तो आ सकती है, जिनकी चांसेस ये लोग लगा रहे हैं, उनको तो कोई चाहिए ही नहीं बाहर वाला। अच्छा, वो करेंगे नहीं, हमें भी पता है, ट्रम्प की जैसा ही होगा। लेकिन ये भी एक बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल ठीक है। और हम बिल्कुल आपका बहुत सिक्योरिटी शुक्रिया। कंसर्न्स, बहुत सारे हमारे बच्चे जो स्टूडेंट है ना यहाँ पे, हाँ। भुगत रहे हैं रोड पे, हाँ। रेसिज्म हमें नहीं हो रहा है क्योंकि वी आर लाइक एस्टैब्लिश्ड, बट फिर भी पता नहीं। अल्पेश जी जो कहना चाह रहे हैं ना, कि जो राइट विंग का जो राइज है, वो ऑस्ट्रेलिया में भी पूरी तरह से सिग्निफिकेंटली ग्रो कर रहा है। कहीं ना कहीं इसकी इंस्पिरेशन जो है राइट विंगर्स की, राइट विंगर पॉलिटिशियन की, कहीं ना कहीं इसकी इंस्पिरेशन हमारे जो राइट विंग का राइज इंडिया में हुआ है, उससे भी इनको इंस्पिरेशन मिली कि डिवाइड करके, डिवाइड और पोलराइज सोसाइटी को करके सत्ता पे आप काबिज हो सकते हो लंबे समय तक। अगर डिवाइड और करते रहे तो लंबे समय तक, तो इसकी कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन वहां से इंडिया से भी आई नहीं आगे पॉलिटिशियन को। ये हमारे यहाँ तो जो माइनॉरिटीज है वो तो पीढ़ियों से वहाँ की है। हाँ, सही बात है। हम तो यहाँ पहली पीढ़ी है, हाँ, हमको तो बड़ा इजी है यहाँ टारगेट करना। हाँ, यहाँ जो तीसरी पीढ़ी है ना, जो समझो हम यूएस में इंडियंस की, दिखते तो हमारी जैसी ही है, ठीक बात है। भले ही लैंग्वेज उनकी जो भी हो, वो भी लेकिन समझ अच्छी रहे हैं। बात अल्पेश भाई ये हो रही है कि जो नफरत वाली मीडिया है उसका भी हिंदुस्तान में इस आंदोलन में चेहरा एक्सपोज हो रहा है सोशल मीडिया पर। और मैं पिछले दिनों में देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे इनकी जो ट्रोल आर्मी है वो कहीं ज्यादा पीछे छूट रही है। कारण ये है कि पूरा नैरेटिव वहाँ के सो कॉल्ड अपने आप को स्टैब्लिश मीडिया जो कहती थी, आज तक, एबीपी, ये थे। मैं किसी भी हिंसा का पक्षधर नहीं हूँ, कभी किसी पे हिंसा करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन जब माइक आईडी नौजवानों ने देखी, कहीं कपड़े फाड़ दिए गए, कहीं बदतमीजी हुई, अब वो स्टूडेंट को, दिल्ली वाले स्टूडेंट को झारखंड से कंपेयर करने के लिए पहुंच गए कि आप झारखंड चूंकि राज्य की सरकार है तो करें। और पत्रकार कैसे हैं, एक मिस्टर चोपड़ा है जो अपनी नफरत फैलाने के चक्कर में राजस्थान में FIR भी हो गए, वो आईसीयू के अंदर चले गए। आईसीयू में आपको अलाउ नहीं होता है, जूते उते सब उतारते हैं कि डॉक्टर ठीक करेंगे, थोड़े वहां खड़े होकर वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं।
इस बात पे झारखंड पुलिस ने उनको पूछताछ के लिए बुलाया। उनके टोला में कहा साहब देखो हमारा स्टूडेंट गूगल कवर करने रहे थे इसलिए बच गया। लेकिन पहली बार मैंने देखा कि ये गोदी मीडिया के लोगों के अंदर डर पैदा हुआ, गनर लेके करने लगे। हम तो कभी आज तक सोचते भी नहीं गनर, क्योंकि जनता ही हमारी गनर है। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि जब विश्वगुरु जी यहाँ पे आए तो उसके बाद मुझे भी मैंने कुछ खबरें देखी है माहौल बिगाड़ दिया है यहाँ के ना। हाँ, मीडिया में इतना छा गया ना, तो अब आप लोगों को वो काम दे गए, होमवर्क दे गए कि थोड़ा काम आप बढ़ा दीजिए, क्योंकि आपको जवाब तो आप ही को देना है। तो उन्होंने आपको होमवर्क दे दिया कि भाई अब थोड़ा सा और एक्टिव हो जाओ इनके जवाब पर। मैं ये भाई बता रहा हूँ कि हिंदुस्तान में ये नफरत अब फैलान किया गई। कारण ये है कि जैसे मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ, मेरे मित्र थे एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे, 1.5 लाख सैलरी थी। तो 2014 में उनको भगवान विष्णु का खराब लगता है कि भाई बच्चे की फीस इतनी, पेट्रोल इतना। इन 10 सालों में जो घर का खर्चा है ना वो 35% बढ़ गया। तो जब पेट पे आग लगी है ना, रोटी लगी है ना, तो फिर इनका सब भ्रम टूट रहा है। तो वो ऑस्ट्रेलिया में आके या कहीं जाके वो अपना रिपेयर करेंगे। लेकिन ये समय एक परीक्षा का है, मेरा भी आपका भी और सभी का, जो बचाना चाहते हैं केवल एक कुल को नहीं सभ्यता को बचाना चाहते हैं, जो प्यार को बचाना चाहते हैं। तो आपको होमवर्क देकर मैं इसमें ये साझेदारी कर रहा हूँ। मैं आज मनोज जी ने बिल्कुल सही खिला दिया, आपने अल्पेश्वर सही खिला दिया। मैं इसी हफ्ते से मतलब मैं जाऊँगा और अगले हफ्ते से मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ प्रोग्राम शुरू करूँगा कि ऑस्ट्रेलिया की समस्या क्या है। और क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मेरी लीडरशिप में बहुत सारा, और गूगल बताता है कि किस मुल्क में वहाँ देखा जा रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया में हजारों लोग देखते हैं। तो लावानी ये होगा कि हाँ। धमकी रूट से लोग जाते हैं, पंजाब और गुजरात ज्यादा अफेक्टेड है। हाँ। ये सब प्रोग्राम करोगे ना तो उससे कई लोगों का वो जो है ना कि भाई कैसे भी करके निकल लो, हाँ उनको भी इंफॉर्मेशन अच्छी मिलेगी। तो ऐसा करना नहीं चाहिए, नहीं ठीक गलत नहीं है। और ये सब यहाँ रोजी रोजी नहीं है। बिल्कुल ठीक ये है। लोग सोच रहे हैं ना यहाँ सब कुछ रोजी रोजी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बिल्कुल It's like two difference है, वो बिल्कुल पता चलेगा। बिल्कुल। अगर बचाती अगले हफ्ते से ऑस्ट्रेलिया का फोन आपको नजर आने लगेगा। थैंक यू। और एक बड़ी प्रॉब्लम है जो मतलब अभी करंटली सारे स्टूडेंट्स भी फेस करते हैं, मतलब जो यहाँ पे लोग रहते हैं हमारे, जो जितना भी काउंसलेट का काम है, जैसे मैं तो हमारा डिस्कशन होता है मनोज जी का और हमारा, हम तो कम से कम 15-20 बारी इसी इशू को लेके वहाँ पे विजिट करके आए हैं कि अगर किसी को पासपोर्ट इमरजेंसी ज़रूरत है वो नहीं मिलता, जोर लगाते हैं लोग नहीं। स्टूडेंट्स को अगर किसी की डेथ हो जाती है, अगर वहाँ पे जाके पासपोर्ट कैंसिल भी करवाना है, मतलब कोई भी, मैं जितना भी VFS काउंसलेट के जो जितनी भी सर्विसेज है ना जी, वो इतनी मतलब बुरी तरीके से मतलब वो उनकी सर्विसेज को हमें ट्रीटमेंट मिलता है कि आपको बता ही नहीं सकते। आप ये अपने चैनल में लगाइए, ये इम्पॉर्टेंट है, आज का ये करंट इशू है। ना तो वो स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं, ना किसी भी मतलब जो भी लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनकी कोई हेल्प नहीं होती। ठीक है जी, ऑफिस बंद, अच्छा ऑफिस बंद हो गया। देखिए ऑफिस बंद होने के बाद में उन्होंने ऑफिस दोबारा रीओपन किया है। पहले अपॉइंटमेंट की बिल्कुल नॉमिनल फीस थी, उन्होंने फीस को यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके सिर्फ अपॉइंटमेंट की। ठीक है जी, और अपॉइंटमेंट बुक करनी है आपको, कल को इमरजेंसी किसी को जरूरत है, मेरे ख्याल में उनको अपॉइंटमेंट मिलेगी 2 वीक बाद में। ठीक है जी, अगर जान पहचान है, सेम चीज कॉपी की हुई है इंडिया वाली, अगर जान पहचान है दे विल हेल्प यू। और मैं उसका लाइव एग्जांपल हूँ, मैं स्टूडेंट्स का नेतृत्व करता हूँ, युवाओं का नेतृत्व करता हूँ जी। बट मेरे को रोज की 10 कॉलें आती हैं रिगार्डिंग दिस VFS एंड काउंसलेट ऑफिस, नॉट ओनली सिडनी, अभी और जैसे मेलबर्न का भी इशू आने लगा है, ब्रिस्बेन का भी इशू आने लगा है, और ये बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। गुरजिंदर सिंह गैवी, मैं इंडियन ओवरसीज यूथ कांग्रेस ऑस्ट्रेलिया एज अ प्रेसिडेंट, मनोज जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। तो हम लोग इस मुद्दे को मैं और स्टडी कर लेता हूँ और अगले 10-12 दिन के अंदर शो करते हैं। इतनी बड़ी फाइल है, भेज दूंगा आपको सर। बिल्कुल ठीक, हम लोग 10-12 दिन के अंदर शो प्लान करते हैं, इस मुद्दे को उठाते हैं और इस मुद्दे को
भारत सरकार की तरफ से भी जितनी जोर से कर सकते हो और ऑस्ट्रेलिया में खाते अगले 10 दिन के अंदर से प्रोग्राम ये वाकई एक जेन्युइन इशू है जिसको अगर आप अपने तो बात है कि सिडनी में बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते हैं और बच्चे अगर आ रहे हैं और ऐसी समस्या आ रही है तो ऑफकोर्स इम्पोर्टेंट। अभी रिसेंटली किसी की डेथ हुई, उनकी मिलते मतलब उनको बारी बारी उनको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। जैसे देखो 1 मिनट का काम है, like 1 वीक निकाल देते हैं। आप ऐसी जितने भी इशू होंगे हम लोग मिलकर साझा प्रयास करेंगे और अगले 10-12 दिन के अंदर ये शो करेंगे। तो इसलिए जो भी हम लोग लगातार इस मसला को अपने प्लेटफॉर्म पे उठाएंगे तो कहीं ना कहीं रास्ता पर निकलेगा। बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल गुजरात की हकीकत तो पूरी दुनिया जानती है। लोगों को बड़ा रोजी रोजी है ना, बात करेंगे इसके लिए। हम लोग के यूपी में बड़ा गुजरात कहावत कही जाती है, मतलब गुजरात के लोग उसको बैठ जाते हैं। हम लोग कहा जाता है कि माल कमाएगा गुजरात का भाई, घंटा बजाएगा यूपी बिहार का भाई। क्योंकि चाहे मंदिर का राम मंदिर का निर्माण हो या कोई भी हो, ठेकेदार गुजरात के होते हैं। तो इसलिए कही जाती है कि माँ अभी हम बनाना पड़ेगा तब जाएंगे। भाई ये तो घोषणा कर दी थी कि कई महीने पहले कि जुलाई से आंदोलन शुरू होगा और 6-7 महीने चलिए क्या है तो मुझे लगा कि क्यों राजीव जी जाएंगे कब वो बताइए। आंदोलन तो शुरू हो गया। इस संडे को बता देंगे यार, इस बार बड़ा आराम से बैठेंगे ना यहाँ पे आएंगे, इस बार भी किताब ला लेके आएंगे आराम से बैठेंगे। इस संडे को और अभी तो बातें कि हम एक मुझे रहने वाले हैं, आपको नंबर ले लीजिए। हाँ अभी बढ़िया है यहाँ पे। हाँ तो आप लोग आराम से राजीव जी वैसे बात करिए तो बहुत अच्छा, शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। वेलकम आपका सबका यहाँ के लिए टाइम निकालने के लिए। आप जैसे जब भी अच्छे जर्नलिस्ट आते हैं, जब पॉलिटिशियन आते हैं, हमको बड़ी आस होती है इंडिया वालों को कि शायद कोई ना कोई अच्छा आस मिल जाए कि हम भी वापस आ जाएं। जब वहाँ के हालात देखते हैं तो वापस जाने को दिल नहीं करता। जब यहाँ पे आए थे तो यही सोच के आए थे कि थोड़ा समा कोई स्टडी के लिए आया, कोई पैसा कमाने के लिए आया, ये 2 पर्पज़ के लिए ही आए थे यहाँ के। यहाँ परमानेंट रहने नहीं आए थे। जब हमने हालात देखे कि वहाँ के क्या है थे और यहाँ के क्या है, इसलिए हम यहाँ पे सभी लोग सेटल हो गए। किसी ने घर ले लिया, बिजनेस स्टार्ट कर लिया, अगली जनरेशन स्टार्ट हो गई है। तो मैं एज ए जर्नलिस्ट आपको तो मैं आपसे एक ही क्वेश्चन करता हूँ जी। पहले आज से 20-30 साल पहले जी न्यूज़ आती थी शाम को 15 मिनट आधा घंटा, तो उसमें सही इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी लोगों को। आज न्यूज़ चैनल्स सारा दिन चलते हैं, 2400 घंटे चलते हैं, 1500 चैनल हैं, न्यूज़ एक भी सच्ची नहीं। तो उस चीज़ का मतलब क्या मापदंड है? तो मतलब किस चीज़ पे लोग ट्रस्ट करें? यहाँ पे एक गवांडी देख के जाता है कि पाकिस्तान में बम गिर गया और मैं अपने घर में बैठा देख रहा हूँ, अभी तो कब बातचीत चल रही है। जो सभी कोई इसका कभी सरकार की तरफ से देखना चाहिए कि एटलीस्ट क्या सच है और क्या झूठ है। अगर वाकई झूठ फैलाया जाता है तो सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत मतलब लीड कर रहे हैं लोगों को जी। और अब मेरा एक और था जी क्वेश्चन, जो न्यूज़ चैनल हैं वो तो एंटरटेनमेंट का साधन बन रहे हैं जी, तो जो मूवीज़ हैं वो एक न्यूज़ डॉक्यूमेंट्स बन रही हैं। जैसे कि धुरंधर देख रहे हो आप, रेलवे मैन देख रहे हो, कितनी आप मूवी को आप ये आपने ताजमहल मूवी देखी होगी। 100 ऑफ मूवीज़ ऐसी हैं जो एक जैसे कोई मैसेज कन्वे करने वाली बना दी हैं आपकी सरकार ने। हाँ जी, जो कितनी मूवीज़ है। हाँ जी, तो क्या आने वाले समय में क्या लोग किस चीज़ पे ट्रस्ट करें? हम तो इस चीज़ में बहुत कंफ्यूज है, क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट अगर 7 न्यूज़ लगाते हैं, 9 न्यूज़ लगाते हैं, एटलीस्ट न्यूज़ तो सेम होती है। क्वेश्चन है कि आंसर है? क्वेश्चन है कि आंसर है? मैं आपको बताऊं कि देखिए एक लाइन आपने बहुत अच्छी कही कि जो ये बात फैला रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं, सरकार को उस पर एक्शन लेना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि झूठी सरकार फैला रही है तो एक्शन किस पे लेगी?
तो जो आपके जो चैनल हैं वो देश के उद्योगपतियों के हैं, तो उद्योगपति अंबानी अडानी जी के चैनलों पे अगर आप पूछे सरकार को सवाल पूछेगा तो पूछेगा ही नहीं। दूसरा बात आपने पूछी कि फिर सच कहाँ है और क्यों कर रहे हैं, तो एक बड़े शेर है कि जब तुमने उसे चला है, तुमने उसे चुना है, तो उसके कत्ल का हुनर देखकर तो अब क्यों दुखी हो लाशों का शहर देखकर। तो जब तुमने एक आदमी के हुनर को, तुमने उसके मास्टरी को देख के चुना है, तो वो तो अपना हुनर दिखाएगा। लेकिन अब मुझे लगता है कि जिंदगी में सबसे ज्यादा नाजुक जो दौर होता है वो बुढ़ापा होता है। जो आदमी 75 साल से ऊपर पहुंच जाता है तो उसको लोगों की ज्यादा जरूरत पड़ती है, कमजोर होता है शरीर। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने निजी रिश्ते नहीं बनाए। एक मुख्यमंत्री की, पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी की शादी हो रही है, हमारे गांव देहात में अभी भी किसी दुश्मन की भी बेटी की शादी होती है, तब हम लोग का विश्वास देते हैं, दुआ करते हैं कि वो शादी अच्छी हो जाए। ये सरकार इतनी अच्छी है कि पूर्व मंत्री की बेटी की शादी हुई थी, उसी दिन उनका पेट का छापा पड़ जाता है, शादी वाले दिन छापा पड़ता है। तो उन्होंने निजी रिश्ते इतने अच्छे बनाए हैं। राजीव जी ने पूछ रहा था कि हमारे प्रधानमंत्री जब रिटायर होंगे या हटाए जाएंगे तो मोर को दाना खिलाने के अलावा काम बचेगा, क्योंकि भारतीय राजनीति में अमित शाह के अलावा कोई भी आधी से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता, उसमें कई मिनिस्टर भी शामिल हैं, उससे फोन करते हैं, बात करते हैं, लेकिन उनको पहले कहते थे संजय जी पता नहीं हमारी आपकी बात होती है, और उसमें से आधी बीजेपी कहती है कि हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं, हम जो बात नहीं कह पा रहे वो बात आप कह रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार किस जमाने में कांग्रेस में देखा है कि जब कांग्रेस की सरकार थी और जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन हो रहा था, तो सम्मेलन में अपनी बात कहने के लिए कांग्रेस की सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा था कि आप बात कहते हैं। जिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर ये लोग करते हैं, कांग्रेस की सरकार ने उस श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मिनिस्टर करने दिया। ये होती थी राजनीति, होती थी संवेदना नहीं। राजनीति में मतभेद होते हैं, मनभेद नहीं होते, और उसको क्रूरता की हद हो गई है। अपराधियों की तरह मुख्यमंत्री गिरफ्तार करता है, गिरफ्तार किया जाता है, कई महीने जेल में रहता है और कोई सबूत नहीं होता। और भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन ऐसी है, इसको प्रधानमंत्री कहते हैं कि 70,000 करोड़ का घोटाला है, 48 घंटे बाद वो डिप्टी सीएम बन जाता है, जिसके लिए सबसे बड़ा स्कैम वो करती है, सबसे बड़ा घोटाला है, वो असम का मुख्यमंत्री बन जाता है। लेकिन अच्छी बात कांग्रेस को खुश होना चाहिए कि कांग्रेस के तो सारे नेता लोग हैं, जो बीजेपी के नेता लोग ज्यादा गरीब खाने के लिए रहते रहते हैं, कांग्रेस के लोग जाते हैं, मतलब यानी कांग्रेस में वो हुनरमंद नेता पैदा किए थे जो हुकूमत चलाना जानते थे, वो आप यहाँ से एक्सपोर्ट करके जा रहे हैं। आप लोगों के अंदर वो हुनर पैदा करने की चीज थी, अब वो वक्त दे रहे ना, अल्पेश भाई को वक्त दे रहे ना, नफरत फैला रहे, तो तुम काम करो ना, तो वो खुद काम दे रहे हैं। हम लोग काम करने में पीछे हो गए थे, हमारा काम जय जी ने संभाल दिया, जय अल्फा ने संभाल दिया। जो लोग कहा करते थे कि अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ एक लाइन बोली तो ईडी, इनकम टैक्स, ईओडब्ल्यू हमला सब हो जाएगा, प्रधानमंत्री जी को नौजवानों ने दिल खोल के गालियां दी। मैं गालियों का समर्थन नहीं करता, लेकिन प्रधानमंत्री बड़े अच्छे हैं, वो कहते मैंने माफ कर दिया, माफी मांगनी चाहिए थी बच्चों तुम्हें, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ कि तुम्हारे पेपर लीक में रोक नहीं पाया, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ कि मैं तुम्हें नौकरी नहीं दे पाया। वो कहते हैं हमने तो माफ कर दिया। 800 किसान मर गए, 800 किसान मर गए, चुनाव आएगा समझ लें कि फैसलों में चली जाएगी, किसान भी वापस लेना चाहेगी, तपस्या में कोई कमी रहेगी। जो इंसान केदारनाथ के मंदिर में 2 दर्जन कैमरे लेके जाए, राम मंदिर के चंद्र चोरों को बख्शे, उससे आप क्या ही उम्मीद करेंगे। जो चंद्र चोर हैं वो फिर स्थापित हो रहे हैं, जो भगवान राम के मंदिर की छत पहली बारिश में टपक जाए, उससे आप क्या उम्मीद करेंगे। लेकिन उम्मीदें जिंदा है, एक जैसे राजीव जी कहते हैं, फिर एक उम्मीद खड़ी होती है नौजवानों ने। अब तो ये हैरानी की बात है कि इनको छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश का छोटा सा स्कूल, वहाँ पे हाई स्कूल फर्स्ट ईयर के मतलब 15-16 बच्चे सड़क पे डाल दिया कि ये टॉयलेट, ये पंखे, ये सफाई, पहले इसको ठीक करो।
पूरे देश में ऐसी खबरें आ रही है कि बच्चे आ रहे सड़क पे, तो कम से कम माँ बाप को शर्म आ रही है कि जो हम हिंदू मुसलमान सोसाइटी में बैठ के करते हैं हमारे बच्चे। अच्छा, दूसरी बात क्या कहते हैं, कहते हैं अब्दुल की स्टोरी टाइट कर दी, ये बड़ा पेमेंट परमानेंट है होता है, ये पंचर बनाने वाले एक विरोधी सांसद हैं, वो जयजी का आंदोलन कहते हैं, ये पंचर बनाने वालों की औलादे हैं, मतलब मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। मैं फिर कहता हूँ कि अब्दुल पेंशन बनाता था 50 रुपए का, उसका रेट हो गया 125 रुपया, महंगाई बढ़ गई। तो चूड़ी कितनी टाइट हुई, चूड़ी टाइट हुई IIT में पढ़ रहे बच्चों की, जिनमें से 1/3 बच्चों की नौकरी नहीं मिली। वो सब के सब हिंदू थे, एक तो मुसलमान हो तो सब हिंदू थे। मल्टीनेशनल कंपनी बनाने की नौकरी कितनी नहीं, वो सब हिंदू थे। चूड़ी टाइट करने अब्दुल की चूड़ी टाइट हो गई, पांडे की, और पांडे की समझ आ रहा है कि देश में चूड़ी टाइट कितनी हो रही है, अब्दुल तो मजे कर रहा है। और इनकी हुकूमत ने एक बड़ा अच्छा काम किया, मैं तो प्रैक्टिकल देख रहा हूँ। मुसलमानों ने सोच लिया कि अगर हमारी लड़ाई होगी तो पुलिस का सुनवाई नहीं होनी है। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों ने लड़ना बंद कर दिया कि लड़ेंगे, दोनों पक्ष बंद हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। मुसलमानों ने सोच लिया कि तालीम ही इकलौती चीज है। पहली बार मैं देख रहा हूँ मुसलमानों के बच्चों ने पढ़ाई करना शुरू कर दी, ज्यादा पढ़ना शुरू कर दिया। आपके बच्चे कावड़ यात्रा लेके निकलो, बहुत अच्छी बात है। शिक्षा नीति में जो चेंज करना है वो प्रोग्राम को जो कहता है गोमूत्र पीना, बहुत अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश में सरकार आई, मैंने अपने शो में भी कहा, मुझे उम्मीद थी कि भाई गाय को बहुत पूछते हैं तो जितने बड़े मॉल हैं उसमें तो गाय का दूध मिल रहा होगा। तो योगी जी इतने अच्छे गाय के प्रशंसक हैं कि उत्तर प्रदेश में जितने मॉल हैं उन सब मॉलों का आप दूध ढूंढ लीजिए, कहीं पे भी गाय का दूध गोमूत्र नहीं मिल रहा, लेकिन सब जगह शराब मिल रही है। कोविड में सबसे पहले जो दुकान खुली वो शराब की। ये चेहरे चाल चरित्र चेहरा, ये बीजेपी की पार्टी हुआ करती थी, नारा चेहरा को कलंकित हो दिया। तो ये तो बहुत सारी है। मीडिया का आपने पूछा किसको देखें, तो फैसला आपको करना है। अगर आपको लगता है कि सरकार की तारीफें करने वाला मीडिया होता है तो आप उनको देखिए, और लगता है कि ये सरकार से सवाल करता है, डरता नहीं है, तो उन चेहरों को देखिए। है भी चेहरे तो सरकार के सवाल पूछते हैं, जो आम बेरोजगारों की, किसानों की, मतलब गरीब परिवारों की, नौजवानों की बात करते हैं, तो उनको देखिए। और आप उनको देख रहे हैं, इसका नतीजा है कि मैं खड़ा हूँ। उनके चैनल जिनकी अपराध कर रहे हैं, टीवी देखना उन्होंने बंद कर दिया। 120 लोगों को निकाला है राष्ट्रीय चैनल ने, क्योंकि रेवेन्यू नहीं आ रहा। लोग विज्ञापन को देते हैं कि देखा जाएगा, और विज्ञापन नहीं है। अब सब डिजिटल पे आ रहा है। डिजिटल पे देखते हो नहीं है नहीं, मैं 1 करोड़ पे खड़ा हूँ तो 10 लाख पे नहीं खड़े हैं। तो समझ में आ गया कि अब मुल्क और पूरी दुनिया की तरफ जा रही है। तो फिर मत देखिए, आप देखिए सोशल मीडिया पे काम की करना है लोगों को, आज दीजिए लोगों का मजबूत बनाएंगे, लोगों को प्यार करना चाहिए। थैंक यू सर। अगर आप थोड़ा सा और डिस्कस करें, जिस तरह से ईडी की रेड, पुलिस की रेड, आपका ऑफिस तोड़ा गया, चैनल बंद किया गया, तो बड़ी देखिए वो कहानी में सबसे ज्यादा मर्म किया है। इस तरह से परिवार में भी आप कल बता रहे थे आप इंश्योरेंस लेके कर बैठे, वो मेरे कुछ हो जाए तो इंश्योरेंस से कुछ वो थोड़ा सा बता। एक मिनट बस वो लास्ट में कह रहा हूँ। वो कहानी ये थी कि मुझे एसटीएफ के एक इंस्पेक्टर मेरा दोस्त हो गया था, जब मेरी जान चल रही थी, तो उसने मुझसे एक दिन आके कहा, बड़ा घबराया हुआ, उसका फोन आया कि कहीं और तुरंत मिलो। कहीं चाय की दुकान में गया, मुझसे बोले कि संजय आप एसटीएफ के खिलाफ बहुत बोल रहे हो, ये अपराधियों का समथिंग जरूर टाइप का मामला होता है, सबसे कम पर रहते हैं, आपकी शायद 8 दिन में हत्या करा देंगे ये लोग। तो पहले दिन में इसलिए टेंशन में आया कि मेरे घर में करीब 3-3.5 करोड़ का कर्जा था बैंक का। तो मुझे लगा कि बच्चे छोटे हैं, ये अभी अगर मैं मर गया तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे। तो मैंने 5 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस कराया। तो मुझे घर पे आके मैंने वाइफ से कहा कि अगर मैं कुछ हो जाए तो 10 करोड़ रुपये मिलेंगे, बच्चे यहाँ पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ेंगे। तो थोड़ी रोने लाने लगी कि गलत है ये करने किसी को। तो मैंने कहा कि भाई हम बहुत छोटे शहर से आए थे, ऊपर वाले ने इतनी बड़ी ताकत दी है। लेकिन एक दौर ऐसा था कि मैंने घर पे ही कहा कि मेरी गिरफ्तारी तय है, क्योंकि मुझे बताया गया था, सरकार कह रही थी कि आर्थिक अपराध अनुसंधान के इंस्पेक्टर को कि झूठी सच्ची जो भी हो एफआईआर करके बंद करो रजिस्टर मांगो। तो मैं मानसिक पीड़ा ये थी कि मैं
मैंने सोचा कि अखबार निकालना है 6 महीने के पैसे, ये 6 महीने इसको बेच के कैसे भी 6 लाख महीने लग जाएंगे मुझे जमानत कराने में, तो 6 लाख महीने अखबार चलाना है। तो उस दर्द को मैंने महसूस किया, उसको जब याद करता हूँ तो मुझे लगता है वो कितना पीड़ाजनक था मेरे लिए कि ये तय था मेरी जिंदगी में कि या तो मैं जेल में रहूंगा या मैं मारा जाऊंगा। सामने मेरे लिए हर महीने 1 से 1.5 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए तक का ऑफर था। कम नहीं होते हैं भारत में 2 करोड़ रुपए बहुत है जिंदगी जीने के लिए, और कि इतना ही करना था कि बस वो लाइन है कि पल भर को मैं बेजमीर हो जाता, पल भर को मैं बेजमीर हो जाता, ना जाने कब कब वजीर हो जाता। मुझे बस पल चेंज करना था कि ठीक है कल से पल आपकी जगह करेंगे, सब कर ले हम भी करेंगे। लेकिन वो कठिन घड़ी थी, फैसले की घड़ी थी। मुझे लगा कि पैसा मिल जाएगा, रातों की चैन की नींद चली जाएगी, मेरी आत्मा मुझे जिंदा नहीं रहने देगी। मेरे मन में ये ख्याल आया कि मैं डर गया, और जो इतना प्यार इतना भरोसा लोगों ने मुझे दिया है कि यहाँ तक आया कि सरकार को मुझसे परेशानी होती है, उनका भरोसा टूटेगा। और जिंदगी में आप लोगों ने वो खड़क सिंह बाबा खड़क सिंह की कहानी सुनी होगी कि कुछ भी खत्म कर देना, लोगों का भरोसा मत तोड़ देना। तो मुझे लगता था ये लाखों करोड़ों लोग 87 लाख सब्सक्राइबर, ये 87 लाख लोग देख रहे हैं। सुबह ठीक 6 बजे भारत के टाइम से ठीक 6 बजे मेरा शो आता है, और वो 4 सालों से मैंने छुट्टी नहीं ली है। मैं 102 बुखार हुआ तब भी 2-2 गोली खा के कुछ तो 4 साल से होली दिवाली यहाँ हूँ वहाँ हूँ, शो जरूर ठीक 6 बजे है। और 6 बजे जब आता है मैं देखता हूँ आधे घंटे के अंदर तो 50,000 से ज़्यादा लोग हैं। तो मैं हैरान हूँ ये कौन लोग हैं। फिर मुझे लोगों ने बताया कि मुझे यूनिवर्सिटी में बोलने के लिए बुलाते रहते हैं यूनिवर्सिटी में। तो मैंने वहाँ कहा कि ये सुबह आधे घंटे में ये 50-60,000 लोग वो हैं जो टॉयलेट में पहले अखबार लेके जाते थे, फिर मोबाइल लेके जाते हैं। तो सुबह 1 घंटे में तो 4 साल में अभी मैं परसों यहाँ भी सिडनी में तो भी गड़बड़ा गया। सुबह उठता हूँ तो 9-10 बजे बच्चे कहते हैं घूमने चलना है, मुझे भी लगता है घूमने जाना चाहिए। हम लोग लौटते हैं 8-9 बजे, खाना वाना खाते 9:30 बजे। अब मुझे भारत में 8 बजे तक की जो राजनीति करनी होती है उसका मुझे शो करना होता है, यानी 8 बजे तक देश में क्या हुआ ये मुझे बोलना है। अब वो 8 बजे तक जब बोलना है तो मुझे यहाँ पे मैं डिस्प्ले करूँगा तो यहाँ पे 1 बजे लौटता हूँ, मैं 1 बजे वो शो करना शुरू करता हूँ, 3 बज जाता है मुझे। दोस्तों पिछले 10 दिनों में इंडिया से दोगुनी मुझे काम करना पड़ रहा है यहाँ पे आके, लेकिन 4 साल से एक साधना है। मैं अपने बेटे से कह रहा था, एक दिन सैटरडे की छुट्टी की बात कर रहा था, तो मैंने कहा दुनिया में कोई भी व्यक्ति, मैं अहंकार नहीं कर रहा, मंजिल के शिखर तक पहुंचना आसान होता है, सबसे बड़ी बात उस शिखर पर टिके रहना होता है। आप एक बार इंडिया में नंबर 1 आ गए, चलो ठीक है, बढ़िया बात। लेकिन 4 साल तक कंटिन्यू, लगभग जब चैनल बंद हुआ महीनों को छोड़ दीजिए, कंटिन्यू पूरे देश में 140 करोड़ के देश में 4 सालों के रिकॉर्ड में 4 PM लगातार 80 लोगों की मेरी टीम बिल्कुल दोस्तों की तरह रहती है मेरे, मुझे डांट देते हैं लड़के नहीं, अरे आप ये कर, लेकिन वो सब हमारे यहाँ एक चैनल बंद हुआ, हमारे एक लड़की है सिजा, उसने एक रील बनाई कि मोदी जी ओपीएम से इतना क्यों डरते हैं। इंस्टाग्राम पे तो उसकी रील 1 घंटे में 30 लाख लोगों ने देखी, और उसके 1 घंटे में मोदी सरकार ने उसकी रील पे इंस्टाग्राम पे प्रतिबंध लगा दिया। ये कर रही है, लेकिन वो टीम के लोग जब प्रतिबंध लगाते हैं तो और भागे से लड़ते हैं। वो लड़की महाराष्ट्र में आके रिपोर्टिंग करने जाती है, एक वीडियो 8 लाख लोग देखते हैं। तो मेरे टीम के लड़के लड़कियां, मेरे बाकी लड़कियां सब आप 4-4 को सैलरी दे दीजिए, कह के देखिए, कोई नहीं, फोटो तो हमारा अपना है। एक परिवार मतलब है शायद देश में यूट्यूब में सबसे ज्यादा स्टाफ मेरे ही है, और ज्यादा से ज्यादा कहना सबसे ज्यादा डिवोटेड स्टाफ मेरे है। जो लोग जान ले सकते हैं वो लोग फुटवेयर में काम कर रहे हैं। तो एक मिशन बन गया। जब मैंने शुरू किया था तो मैं सोचा था कि बस संजय शर्मा चैनल बना दूं, कैसे कई लोगों ने नाम सुना है, लेकिन
मैं रहूं ना रहूं, एक नाम अगर बना तो मुझे रवीश की एक दिन बहुत अच्छी बात कही। रवीश ने मुझसे कहा कि संजय, हम लोग जितने नाम, बड़े नाम देखते हैं यूट्यूब पे, हम लोग सब एक मीडिया का चेहरा थे। कोई आज तक का चेहरा था, मैं टीवी का चेहरा था, हम बड़े टीवी किसी एक ब्रांड का चेहरा थे, फिर अपने पास आ गए। बोले आप पहले इंसान मैंने देखे हैं जो छोटे से शहर पे खड़ा हुआ और उस आदमी ने पूरी दुनिया में कोई ब्रांड बना दिया। तो मैं अकेला नहीं हूँ, उसमें सब आप सबकी भी भागीदारी, मेरी टीम की भागीदारी। और वो कह रहा हूँ कि मुझे लगता है, यकीन हो गया कि जो ताकत है, जो ईश्वर है, जब वो आपको कोई बहुत बड़ी चीज दे रहा होता है, वो आपकी परीक्षा ले होता है कि आप उस लायक हो या नहीं हो। तो वो जितनी हमले, जितनी जांचें, जितनी चीज थी, वो शायद इसी बात की परीक्षा थी कि मैं उस लायक हूँ या नहीं, मेरी औकात उतनी हैसियत है नहीं है। तो वो सारे टेस्ट पे जान जोखिम में डाल के मैं पास पता चला गया, अब आप लोगों ने ऑस्ट्रेलिया, फिर बारिश शुरू होगा, बेटी मेरी यहाँ पे आई है, फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ने आई है, तो आने लगा रहे आप सबके भरोसे रहेंगे यहाँ पे बच्चे, तो मैं बातें रहूँगा। और इतना सुंदर, मैं तो अपने शो में भी करूँगा, ऐसा लगता है कि मेरे फेफड़ों को जिन सांपों से धोए किसी ने दोबारा कर दिया। इतनी अच्छी अच्छी हवा आती है यहाँ पे कि बिल्कुल लगता है कि यह मुल्क में। और मैं हमेशा माँ भी कहता हूँ कि सबसे पहली चीज दुनिया में जो है वो है ताजी हवा और शुद्ध पानी। आपकी ताकत, आपका पैसा सब सेकेंडरी है। तो आप बड़े खुशनसीब हैं कि आप ऐसे मुल्क में रह पा रहे हैं जहाँ हवा भी बहुत ताजी है। चाइनीज कंपनी हवा मॉडल में भर के ले जाती है। बहुत साफ होता है। कल्चर हमें अच्छी बात है, आप लोगों ने यूनिटी बहुत अच्छी है। मैं देखूँगा इतने कम लोग इस आप ठंड में आए, इतनी बातें कर रहे हैं, ये सब बड़ा अच्छा है कि। और बाकी मेहमान नवाजी भी बहुत बढ़िया है। मैंने तो कल आपको अब्बा भाई के अच्छा खाना खाया, तो मुझे लगा कि मेहमान नवाजी हो गया होता है। तो हम लोग मिलते रहेंगे, शो करते रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया का सारी खबरें आपको बहुत प्रमुखता से दिखाई दे जाएगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।